हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट मयंक के चौहान और ये है मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं लॉ के रिलेटेड आपको ज्ञान परोस रहा हूं, जिसमें आज का विषय है सिविल दावा। सिविल सूट के अंदर आपको कैसे कोर्ट प्रोसीडिंग होती है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसलिए जानने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके सपोर्ट करें, जिसकी वजह से मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर सकूं। सिविल प्रोसीजर कोड में सिविल केस के दायर करने से लेकर फाइनल जजमेंट, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील और पुनर्विलोकन तक की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। कोर्ट में किसी भी केस के दायर होने का कारण दो पक्षकारों के बीच हुआ विवाद होता है। सिविल प्रोसीजर कोड मतलब सीपीसी आदेश 1 के तहत हर केस में दो पक्षकार होते हैं। पहला पक्षकार जो पीड़ित होता है उसे वादी प्लेंटिफ कहा जाता है और वादी के द्वारा जिस व्यक्ति के खिलाफ केस दायर किया जाता है उसे प्रतिवादी डिफेंडेंट कहा जाता है। वादी और प्रतिवादी, जिनको हम वादी मतलब प्लेंटिफ कहते हैं और प्रतिवादी मतलब उसे डिफेंडेंट कहते हैं। सीपीसी आदेश 3 के तहत दो पार्टीज के बीच हुए सिविल विवादों के निपटारे के लिए पीड़ित व्यक्ति अर्थात वादी को रिलीफ के लिए अधिवक्ता के जरिए सिविल कोर्ट में केस दायर कराना होता है। एक अधिवक्ता ही वादी की तरफ से कोर्ट में केस से संबंधित सभी कार्यवाही करता है। सबसे पहले वादी आदेश 3 नियम 4 के तहत वकालतनामे पर हस्ताक्षर करके अपनी ओर से किसी अधिवक्ता को केस दायर करने और केस लड़ने के लिए विविध रूप से अधिकृत करता है। वकालतनामा तैयार हो जाने के बाद अब अधिवक्ता वादी की ओर से केस दायर करने और लड़ने के लिए अधिकृत हो जाता है। केस दायर करने के लिए लिखित दस्तावेज तैयार करने होते हैं, जिसको वाद पत्र कहा जाता है। वाद पत्र के द्वारा ही केस की शुरुआत होती है। सीपीसी धारा 26 और आदेश 7 वाद पत्र का प्रावधान करते हैं। सीपीसी आदेश 7 नियम 1 के तहत वाद पत्र कैसे लिखा जाए यह बताता है। आदेश 7 नियम 1 के तहत वादी के वाद पत्र में निम्न बातें होनी चाहिए। नंबर 1, उस न्यायालय का नाम जिसमें केस दायर करना है। दूसरा, वादी का पूरा नाम, पिता का नाम और पता। नंबर 3, प्रतिवादी का पूरा नाम, पिता का नाम और पता। नंबर 4, केस दायर करने की आवश्यकता का विवरण। नंबर 5, केस के वे तथ्य जिनसे केस करने का कारण और विवाद की शुरुआत कब हुई, विवाद कहाँ उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ और किस स्थान पर उत्पन्न हुआ। नंबर 6, उन तथ्यों को लिखा जाना जो कि न्यायालय को अधिकारिता है कि वह उस केस को सुन सके। नंबर 7, न्यायालय शुल्क। 8, उन रिलीफ का भी लिखा जाना जिनके लिए वादी दावा करता है। 9, केस तथ्यों के दावे के सत्यापन का विवरण। नंबर 10, दिनांक और नंबर 11, वादीगण के नाम व हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। इन सभी पॉइंट्स के आधार पर ही वाद पत्र तैयार किया जाता है और इस प्रकार की वाद पत्र के जरिए कोर्ट में केस की शुरुआत होती है। वादी को वाद पत्र के साथ आदेश 18 नियम 4 के तहत शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होता है। यह शपथ पत्र वाद पत्र का समर्थन होता है कि वादी ने जो बातें वाद पत्र में लिखी है वह बिल्कुल 100% सही है। यदि विवाद किसी भूमि, मकान या स्थान का है और प्रतिवादी उस विवाद की जगह पर कोई निर्माण कर रहा है या कोई तोड़-फोड़ कर रहा है और वादी चाहता है कि प्रतिवादी ऐसा कोई कार्य न करे, अर्थात विवादित जगह पर स्थिति विवाद से पहले जैसी थी उसी तरह कायम रहे, तो उसके लिए वादी वाद पत्र के साथ आदेश 39 नियम 1 व 2 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा टेम्पररी इंजंक्शन का आवेदन भी कर सकता है। इस प्रकार वाद पत्र, शपथ पत्र और आदेश 39 नियम 1 व 2 का आवेदन तैयार हो जाने के बाद आदेश 4 नियम 1 के तहत वाद पत्र कोर्ट में पेश किया जाता है।
यदि न्यायाधीश को लगता है कि वादी ने केस दायर करने की शर्तों को पूरा नहीं किया है तो न्यायाधीश आदेश 7 नियम 11 के तहत उस वाद पत्र को नामंजूर कर देते हैं। लेकिन यदि वादी ने सभी शर्तें पूरी कर दी है तो न्यायाधीश आदेश 7 नियम 9 के तहत उसके वाद पत्र को एडमिट कर लेते हैं। वाद पत्र एडमिट हो जाने के बाद कोर्ट द्वारा आदेश 4 नियम 2 के तहत कोर्ट के रिकॉर्ड में केस दर्ज किया जाता है और उस केस का नंबर जारी कर दिया जाता है। इस प्रकार कोर्ट में केस दायर हो जाने के बाद सीपीसी की धारा 27, 28, 29 और आदेश 5 नियम 9 के तहत प्रतिवादी को समन भेजा जाता है। समन एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें प्रतिवादी के खिलाफ केस दायर होने का विवरण और कोर्ट में हाजिर होने की तारीख लिखी होती है, जिससे प्रतिवादी कोर्ट में हाजिर होकर अपने खिलाफ दायर किए गए केस का जवाब दे सके। समन मिलने के बाद जब प्रतिवादी कोर्ट में हाजिर नहीं होता तो न्यायाधीश द्वारा आदेश 9 नियम 6 के तहत प्रतिवादी को एक पक्षीय मतलब एक्स पार्टी कर दिया जाता है। एक पक्षीय का मतलब है कि यदि प्रतिवादी कोर्ट में उपस्थित नहीं होता तो वहां सिर्फ वादी को ही सुना जाता है और प्रतिवादी को सुनने का अवसर समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन यदि प्रतिवादी न्यायाधीश को समन मिलने के बाद उपस्थित ना होने का उचित एवं सही कारण बता देता है, तो जैसे कि परिवार में किसी मृत्यु हो गई थी या वह हॉस्पिटल में एडमिट था या कोर्ट ने उसे जो समन भेजा था उसी तमीली सही तरीके से नहीं हुई वगैरह वगैरह, और न्यायाधीश उसकी बताई हुई बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि प्रतिवादी सच बोल रहा है, तो फिर न्यायाधीश आदेश 9 नियम 13 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय एक्स पार्टी के ऑर्डर को निरस्त मतलब कैंसिल कर देते हैं और फिर प्रतिवादी केस में अपना पक्ष रख सकता है। दरअसल एक्स पार्टी करने का ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि कई बार प्रतिवादी लोग जानबूझकर अपनी तारीख पे मतलब उनकी जो तारीख होती है उस पे हाजिर नहीं होते और जानबूझकर कोर्ट को प्रोसीडिंग्स पे तारीख होती रहती है, जिसकी वजह से कोर्ट की प्रोसीडिंग लंबी रहती है और कोर्ट में ज़्यादा केस भी रहते हैं। इसकी वजह से एक्स पार्टी ऑर्डर करना पड़ता है। दरअसल सिविल सूट के मैटर में वादी जब अपना दावा दाखिल करता है, जब प्रतिवादी को मालूम रहता है कि इस दावे में ज़्यादा तारीखें पड़ती है और कोर्ट में ज़्यादातर केसें पेंडिंग्स रहते हैं, उसकी वजह से और सामने वाले जो एडवोकेट्स होते हैं वो भी थोड़ा जानकार होते हैं इस कोर्ट की प्रोसीडिंग के, जिसकी वजह से उनके आरोपी को कई तारीख और ठहराव पे वो लोग हाजिर रखते नहीं हैं या फिर जानबूझकर जो प्रतिवादी होते हैं वो अपनी कोर्ट की तारीख पे तारीख गिराते रहते हैं, जिसकी वजह से कोर्ट में उनको एक्स पार्टी ऑर्डर लेने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यदि समन मिलने के तुरंत बाद प्रतिवादी कोर्ट में उपस्थित हो जाता है तो फिर उसे वादी के वाद पत्र का जवाब देना होता है। वाद पत्र की एक कॉपी प्रतिवादी को दी जाती है जिससे वो वादी के वाद पत्र का जवाब दे सके। अब यहाँ प्रतिवादी भी अपना अधिवक्ता नियुक्त करता है और फिर आदेश 8 नियम 1 के तहत वादी के वाद पत्र का जवाब देता है। प्रतिवादी द्वारा दिए गए जवाब को जवाब दावा या प्रतिदावा या वादोत्तर कहा जाता है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें प्रतिवादी अपना बचाव प्रस्तुत करता है और आसान भाषा में कहा जाए तो वादी के द्वारा वाद पत्र में लिखी बातों का जो जवाब प्रतिवादी अपने बचाव में देता है, ऐसे जवाब को जवाब दावा या प्रतिदावा या वादोत्तर कहा जाता है। प्रतिवादी को 30 दिनों के अंदर या जो समय कोर्ट ने दिया है उसके भीतर अपना जवाब दावा या वादोत्तर पेश करना होता है। प्रतिवादी ने यदि अपने जवाब में वादी द्वारा लगाए आरोपों से इनकार नहीं किया है तो ऐसा समझा जाता है कि प्रतिवादी ने आरोप स्वीकार कर लिया है। जब प्रतिवादी कोर्ट में अपना जवाब दावा प्रस्तुत करता है उसके बाद कोर्ट वादी और प्रतिवादी को आदेश 13 नियम 1 व 2 के तहत केस से संबंधित
इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को पेश करने का मौका देती है कि वह अपने अपने दस्तावेजों को पेश करे जिन पर उन्हें भरोसा है कि ये दस्तावेज उसके दावे को सिद्ध करने के लिए आवश्यक है। इन सभी दस्तावेजों को कोर्ट के सामने अंतिम सुनवाई से पहले ही दाखिल करना होता है। जब दस्तावेज पेश किए जाते हैं और न्यायाधीश को लगता है कि दस्तावेज का केस से कोई संबंध नहीं है तो आदेश 13 नियम 3 के तहत न्यायाधीश ऐसे दस्तावेज को रिजेक्ट या नामंजूर कर देते हैं। वादी और प्रतिवादी के दस्तावेज प्राप्त हो जाने के बाद आता है इश्यूज का निर्धारण। न्यायाधीश बारीकी से जांच कर दोनों पक्षों के बीच विवाद को आदेश 14 नियम 1 के तहत लिखित रूप से तय कर लेते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो न्यायाधीश वादी के वाद पत्र और प्रतिवादी के जवाब दावे को देखने के बाद मेन विवाद यानी असली झगड़े का मुद्दा जो है उसे अलग से नोट कर लेते हैं, जिसे कोर्ट की भाषा में इश्यूज कहा जाता है। असल में यहाँ कोर्ट यह देखता है कि आखिर तय क्या होना है, अर्थात कोर्ट को किन किन बातों पर विचार करना है। इन्हीं इश्यूज के आधार पर आगे चलकर बहस और गवाहों से पूछताछ की जाती है। इस सभी कार्यवाहियों के दौरान यदि वादी के अधिवक्ता को वाद पत्र में और प्रतिवादी के अधिवक्ता को वादोत्तर या जवाब दावे में कोई चीज लिखना रह गई हो या कोई बात गलत लिखा गई हो और वे चाहते हो कि उस बात को सुधार जाना अति आवश्यक है, तो वह अधिवक्ता आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत अपने वाद पत्र या जवाब दावे में सुधार कर सकते हैं। कभी कभी पेशियों के दौरान वादी और प्रतिवादी या उनके अधिवक्ता किन्हीं कारणों से पेशी के दिन कोर्ट में उपस्थित न हो सके तो आदेश 17 नियम 1 तहत हाजिरी माफी का आवेदन लगा सकते हैं और अगली पेशी पर सुनवाई का निवेदन कर सकते हैं। इश्यूज का निर्धारण हो जाने के बाद कोर्ट दोनों पार्टीज को अपने अपने गवाह पेश करने का मौका देती है। गवाह या साक्षी को कोर्ट में पेश करने से पहले जितने भी गवाह हैं उनकी सूची तैयार करके कोर्ट में पेश की जाती है, जिसमें सभी गवाहों का नाम व पता होता है। आदेश 16 नियम 1 व 1A के तहत कोर्ट इन साक्षियों या गवाहों को समन जारी करके या बगैर समन के गवाही देने के लिए डेट निर्धारित करती है। यहाँ कोर्ट गवाही देने का मौका पहले वादी पक्ष को देता है, जिसमें वादी एक एक करके अपने सभी गवाहों को कोर्ट में बुलाकर उनसे गवाही कराता है। वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी गवाह से प्रतिवादी के अधिवक्ता को जिरह मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दिया जाता है। जब वादी द्वारा अपने सभी गवाहों को कोर्ट में पेश कर दिया जाता है तब कोर्ट प्रतिवादी को अपने गवाह पेश करने का मौका देती है। अब यहाँ पर भी जब प्रतिवादी अपने किसी गवाह को प्रस्तुत करता है तो वादी के अधिवक्ता को ऐसे गवाह से जिरह मतलब के क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका उन्हें भी प्राप्त होता है। वादी और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आदेश 18 नियम 4 का शपथ पत्र ही उनका मुख्य परीक्षण मतलब चीफ एग्जामिनेशन कहलाता है। उनके अधिवक्ताओं को अलग से मुख्य परीक्षण नहीं करना पड़ता। विरोधी अधिवक्ता द्वारा गवाहों से जो जिरह या प्रतिपरीक्षण मतलब कि क्रॉस एग्जामिनेशन होती है वह वाद पत्र, शपथ पत्र और केस से संबंधित दस्तावेजों के आधार पर ही होती है। दोनों पार्टीज के गवाहों के बयान कोर्ट में हो जाते हैं और कोई गवाह नहीं बचता तो कोर्ट केस की अंतिम सुनवाई के लिए एक तारीख तय करती है। उस अंतिम तारीख को दोनों पार्टीज के साथ उनके अधिवक्ता को कोर्ट में केस की अंतिम सुनवाई के लिए हाजिर होना होता है। अंतिम सुनवाई के लिए तय की गई तारीख को न्यायालय के समक्ष दोनों पार्टीज के अधिवक्ता केस के संबंधित अपने अपने अंतिम तर्क मतलब फाइनल आर्ग्यूमेंट न्यायाधीश के सामने रखते हैं और जिनके साथ फाइनल आर्ग्यूमेंट के साथ उनके अपने तथ्य या हाईकोर्ट से जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडेंस दिए गए हैं उसके केस जजमेंट भी साथ में उन्हें अटैच करना होता है या वो अटैच करते हैं, जिनकी वजह से अपने फेवर में वो जजमेंट ला सके या फेवर में हो सके। न्यायाधीश दोनों पार्टीज के तर्कों को सुनकर
तथ्यों पर विचार करते हैं। केस के तथ्यों के आधार पर न्यायाधीश अपना निर्णय ऑर्डर शीट पर लिखते हैं। जजमेंट सुनाने की एक तारीख निर्धारित की जाती है। उस दिन वादी और प्रतिवादी दोनों अपने अपने अधिवक्ताओं के साथ कोर्ट में उपस्थित होते हैं। इसके बाद न्यायाधीश द्वारा सीपीसी धारा 33 और आदेश 20 के तहत जजमेंट पढ़कर सुनाया जाता है। अब यह निर्णय वादी या प्रतिवादी के पक्ष में हो सकता है या उनके विरुद्ध भी हो सकता है। जिस पार्टी के पक्ष में निर्णय सुनाया जाता है उस पार्टी को न्यायालय द्वारा केस में किए गए निर्णय के आदेश की एक प्रमाणित प्रति दी जाती है जिसमें न्यायालय की मुहर लगी होती है। इसके बाद वादी या प्रतिवादी यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वहां वे सीपीसी की धारा 96, 97, 98 और आदेश 41 नियम 1 व 2 के तहत अपील कर सकते हैं। इस तरह आपको सीपीसी की धारा से चलने वाली ये वादी प्रतिवादी की जो प्रोसेस है आपको मैंने समझाई है। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी लगे तो आप मुझे मैसेज या टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर मेरी ये चैनल को अगर आपको अच्छी लगे और मेरे इसके बाद के कई जो वीडियो आने वाले हैं उसके लिए आप इंतज़ार करते हैं तो मेरी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, या अपने ग्रुप में जो लॉ में पढ़ते हैं जो स्टूडेंट सबको जिसकी प्रोसीजर किसी को मालूम नहीं, सीपीसी की प्रोसीजर मालूम नहीं, क्रिमिनल प्रोसीजर मालूम नहीं, ये प्रोसीजर समझने के लिए या जजमेंट के लिए या एजुकेशनल पर्पस के लिए जिन बच्चों को कठिनाई आ रही है उनको समझने के लिए अगर आप मेरी चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मैं अपने सुझाव देता रहूँगा।